आजकल हर तरफ एक ही सवाल है। क्या भारत दुनिया की अगली आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है, या फिर क्या वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से एक गलत कदम उसे दशकों पीछे धकेल सकता है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक मामूली सी दवा की गोली ग्लोबल ट्रेड और पावर की एक बहुत बड़ी लड़ाई के सेंटर में आ रही है। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन से। जरा सोचिए, एक तरफ है चीन, जिसे हम आमतौर पर एक कॉम्पिटिटर की तरह देखते हैं। वो अचानक भारत की दवाइयों के लिए अपने दरवाजे खोल देता है, अपना 30% टैरिफ हटाकर जीरो कर देता है। और दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसे एक सहयोगी माना जाता है। वो 100% टैरिफ लगाकर दरवाजा लगभग बंद कर देता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये हो क्यों रहा है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पर्दे के पीछे झांकना होगा, जहां एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेस का गेम चल रहा है। क्योंकि देखिए, जब भी ग्लोबल ट्रेड की बात होती है तो ये सिर्फ सामान खरीदने बेचने तक सीमित नहीं होती। ये बात होती है पावर की, प्रभाव की और भविष्य की। और इन आर्थिक फैसलों के पीछे एक गहरी जियोपॉलिटिकल राइवलरी छिपी है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है भारत और चीन के बीच की होड़। ये दो बड़े खिलाड़ियों की कहानी है जो एक ही स्टेज पर खड़े हैं और दोनों ये साबित करना चाहते हैं कि एशिया और ग्लोबल साउथ का लीडर कौन है। एक पूर्व भारतीय डिप्लोमैट की ये बात इस रिश्ते की असलियत को साफ कर देती है। चीन हमारे उदय का समर्थन नहीं कर रहा है, बल्कि वो इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। मतलब ये कोई दोस्ताना मुकाबला नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक संघर्ष है। दिलचस्प बात यह है कि जब दुनिया की बात आती है तो दोनों देश एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की वकालत करते हैं, मतलब जहां कई पावर सेंटर हों। लेकिन असली पेंच एशिया को लेकर फंसता है। भारत एक मल्टीपोलर एशिया चाहता है, लेकिन चीन अपनी बातों में इसका जिक्र तक नहीं करता, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो एक चीन सेंट्रिक रीजनल ऑर्डर चाहता है। और ये राइवलरी सिर्फ बातों में नहीं है, एक्शन में भी दिखती है। ये एक जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात जैसा है। चीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत का रास्ता रोकता है, तो जवाब में भारत चीन के नेतृत्व वाले आरसीईपी ट्रेड डील से बाहर हो जाता है और उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करने से भी मना कर देता है। ये एक दूसरे को ब्लॉक करने का एक साफ पैटर्न है। तो इस बड़ी राइवलरी के बीच भारत ग्लोबल ट्रेड के खेल के नियमों को कैसे नेविगेट कर रहा है? यहीं पर कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में एक बहुत ज़रूरी सिद्धांत है जिसे स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट या SDT कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का हेड स्टार्ट है जो डेवलपिंग देशों को दिया जाता है ताकि वो विकसित देशों के साथ बराबरी से मुकाबला कर सकें, जैसे कि अपने किसानों को ज़्यादा सब्सिडी देने की छूट। और भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हम बात कर रहे हैं $40 बिलियन से भी ज़्यादा की, जो भारत हर साल अपने कृषि सहायता कार्यक्रमों पर खर्च करता है। और ये सब इन्हीं STT नियमों के तहत प्रोटेक्टेड है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे सीधे सीधे 800 मिलियन लोगों की फूड सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। ये भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उनके लिए ये सब्सिडीज जीवन मरण का प्रश्न हो सकती हैं। पर दिक्कत यह है कि WTO में कृषि सब्सिडी जैसे मुद्दों पर मामला अटका हुआ है। तो जब ग्लोबल ट्रेड का मेन दरवाज़ा जाम हो तो भारत क्या कर रहा है? वो साइड वाले दरवाजे बना रहा है। मतलब अब वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है और अलग अलग देशों के साथ सीधे वन-ऑन-वन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी FTAs पर फोकस कर रहा है। लेकिन इन नए दरवाजों को खोलने की एक कीमत है, एक शर्त है। इन नए ट्रेड डील्स में एंटर करने के लिए भारत को कुछ सख्त सवालों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर अपनी घरेलू नीतियों को लेकर। जो नए ट्रेड पार्टनर्स हैं वो अब बाजार की पहुंच को सीधे सीधे लेबर स्टैंडर्ड से जोड़ रहे हैं। ईफ्टा और यूके के साथ जो डील्स हुई हैं उनमें साफ लिखा है कि भारत व्यापार बढ़ाने के लिए अपने लेबर कानूनों को कमजोर नहीं कर सकता और उन्हें ठीक से लागू करना होगा। यहां तक कि यूरोप के नए नियम वहां की कंपनियों पर यह जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि वो चेक करें कि उनके इंडियन सप्लायर्स के यहाँ लेबर की कंडीशन ठीक है या नहीं। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि भारत का 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। सोचिए, 90%। ये वो अदृश्य वर्कफोर्स है जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन अक्सर कानून के किताबों से बाहर रहती है। इस बहुत बड़े सेक्टर में लेबर कानून अक्सर सिर्फ कागजों पर ही रह जाते हैं।
ऐसा नहीं है कि भारत कोशिश नहीं कर रहा है। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 29 पुराने लेबर कानूनों को मिलाकर 4 नए कोड्स बनाए हैं। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, लेकिन ये एक इंजन बनाने जैसा है जिसे अभी पूरी तरह से चालू नहीं किया गया है। तो असली मुद्दा कानून की कमी का नहीं, बल्कि कानून और ज़मीनी हकीकत के बीच की गहरी खाई का है। ये जो इम्प्लीमेंटेशन गैप है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। और ये नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अब भारत पर इसी खाई को पाटने के लिए दबाव बना रहे हैं। तो हमने जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड रूल्स और घरेलू सुधारों, इन सभी डॉट्स को देख लिया। अब इन डॉट्स को जोड़ते हैं और देखते हैं कि भारत के लिए असल में दांव पर क्या लगा है। भारत दुनिया के सामने खुद को चाइना +1 ऑप्शन की तरह पेश कर रहा है। मतलब वो दुनिया की कंपनियों से कह रहा है कि सिर्फ चीन पर डिपेंड मत रहो, हमारे यहाँ भी आओ। और लक्ष्य बहुत बड़ा है, 2030 तक $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो भारत के इरादे साफ दिखाता है। लेकिन इस एम्बिशन को हकीकत की ज़मीन पर रखकर देखना भी ज़रूरी है। चीन की पर कैपिटा इनकम है करीब $15,000 और भारत की करीब $3,000। ये फासला बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि भारत के सामने आर्थिक विकास की चुनौती कितनी बड़ी है और सफ़र अभी कितना लंबा है। तो इस मौके को पूरी तरह से भुनाने के लिए भारत को एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ना होगा। चीन के साथ अपनी राइवलरी को बड़ी होशियारी से मैनेज करना, ग्लोबल ट्रेड के डेडलॉक को तोड़ना और सबसे ज़रूरी, देश के अंदर बड़े और ज़रूरी सुधारों को ज़मीन पर उतारना। ये एक 3 तरफा लड़ाई है और भारत को तीनों में एक साथ जीतना होगा। तो एम्बिशन तो है, इरादा भी साफ है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या एम्बिशन के साथ साथ वो इच्छा शक्ति, वो पॉलिटिकल विल भी है जो इन सब चुनौतियों से पार पा सके? क्योंकि एक बात तो तय है, पूरी दुनिया देख रही है और इसी सवाल का जवाब आने वाले सालों में भारत का और ग्लोबल ट्रेड का भविष्य तय करेगा।